रेडियो केमिस्ट्री इंट्रोडक्शन ऑफ रेडियो एक्टिविटी। रेडियोधर्मिता क्या होती है इसके बारे में अब हम पढ़ेंगे। रेडियोधर्मिता में को सबसे पहले हेनरी बेकरेल ने 1896 में बताया। उन्होंने पोटेशियम यूरेनिल सल्फेट, जो कि एक ठोस पदार्थ है, इसके द्वारा कुछ विकिरण उत्सर्जित होते हुए फोटोग्राफिक प्लेट पर देखी, और जो कि फोटोग्राफिक प्लेट को पार करके निकल जाती हैं। तो कुछ विकिरण ये इससे पता चलता है कि इससे उत्सर्जित होती है, जो कि इस फोटोग्राफिक प्लेट के जरिए उन्होंने जानकारी मिली, जिसे उन्होंने रेडियोधर्मिता नाम दिया। जब इस पदार्थ के सम्मुख इस फोटोग्राफिक प्लेट को रखा गया तो उस फोटोग्राफिक प्लेट को इसकी जब किरणें यहाँ से बाहर निकली तो वह उसने फोटोग्राफिक प्लेट पर इसका अपना प्रभाव प्रदर्शित किया, जिसे उन्होंने रेडियोधर्मिता नाम दिया। इसके बाद मैरी और क्यूरी ने अन्य रेडियो एक्टिव तत्वों के बारे में की खोज की, और 1903 में क्यूरी व बेकरेल को इस उत्कृष्ट खोज के लिए नोबेल प्राइज से नवाजा गया। 1911 में मैरी क्यूरी को और अन्य रेडियो सक्रिय तत्वों की खोज के लिए नोबेल प्राइज दिया गया, और उसके बाद उनकी पुत्री और उनके दामाद ने भी कृत्रिम रेडियो जो एक्टिव समस्थानिकों की खोज करी, जो कि प्रयोगशालाओं में बनाए गए थे और जिनका की उपयोग मेडिसिनल चिकित्सीय रूप में और कार्बन डेटिंग या अन्य रूपों में भी किया जाता है। तो ऐसे नाभिक जो कि परमाणु क्रमांक 83 से अधिक होते हैं या 83 से अधिक प्रोटॉन्स पाए जाते हैं, वह रेडियो एक्टिव समस्थानिक कहलाते हैं। तो अधिकतर जितने भी रेडियो एक्टिव पदार्थ हैं, रेडियोधर्मी पदार्थ हैं, जो कि स्वतः ही विघटित होते हैं, वह जिनका परमाणु क्रमांक 83 से अधिक हो, वह सामान्यतः पाए जाते हैं। और ये सभी नाभिक रेडियो एक्टिव डिके द्वारा या रेडियो एक्टिव क्षय द्वारा अपघटित होकर जो पार्टिकल्स निकलते हैं, उसमें से अल्फा, बीटा, गामा उत्सर्जित करते हैं, और रेडियो सक्रिय क्षय के द्वारा नाभिक अभिक्रिया को उनको दर्शाया जा सकता है। तो जैसे उदाहरण के लिए किसी नाभिकीय अभिक्रिया को किस तरीके से लिखा जाता है, उसको प्रदर्शित किया जाता है, वह नीचे उदाहरण द्वारा बताया गया है। जैसे रेडॉन जो है वह 86 यानी 86 उसका परमाणु क्रमांक है, और 222 उसका परमाणु भार। वह 84 परमाणु क्रमांक वाले पोलोनियम में परिवर्तित होता है, और 218 इसका परमाणु भार होता है। और यह हीलियम या अल्फा पार्टिकल वो उत्सर्जित करता है। तो यहाँ पर यह अल्फा पार्टिकल उत्सर्जित हो रहा है। इसी तरीके से कार्बन 14 जिसका 6 परमाणु क्रमांक है, और यह नाइट्रोजन में परिवर्तित होता है N714, और इसमें से एक बीटा पार्टिकल यानी जो कि जिसका निकलता है, और बीटा पार्टिकल -1 यानी एक इलेक्ट्रॉन का समतुल्य होता है, जिस पर कि आवेश की मात्रा परमाणु भार जिसका 0 है, और ऋणात्मक आवेशित है, यानी एक इसमें से परमाणु क्रमांक की वृद्धि हो जाती है। तो यहाँ पर इसको ये कह सकते हैं कि एक न्यूट्रॉन जो है वह प्रोटॉन में परिवर्तित हो रहा है, और यह बीटा पार्टिकल या बीटा कण यहाँ पर निर्मित होता है। तो यह निर्मित कण जो है वह बीटा पार्टिकल निकलता है जब उसमें एक परमाणु क्रमांक की वृद्धि हो जाती है, यानी अगले परमाणु क्रमांक वाला इसमें
जो है नाभिक बनता है। तो कार्बन 14 जो है, जो समस्थानिक है C14, उसका उपयोग रेडियो कार्बन डेटिंग के रूप में होता है, और यह जीवाश्मों में या जो पुरानी बिल्डिंग्स हैं उनमें उनकी आयु का पता लगाने में काम में लिया जाता है। तो ये विधि कार्बन डेटिंग विधि कहलाती है। तो अल्फा पार्टिकल और बीटा पार्टिकल, अल्फा कण बीटा कण के उत्सर्जन के बाद जो दोनों उत्पाद जो उत्तेजित उत्पाद बनता है वह एक उत्तेजित अवस्था में होता है, यानी उच्च ऊर्जा अवस्था में होता है। तो यह जो उत्पाद है उच्च ऊर्जा अवस्था का है, इसलिए ये अपने को स्थायी करने के लिए कुछ ऊर्जा जो है फोटोन के रूप में उत्सर्जित करता है, जिसके द्वारा यह सामान्य या ग्राउंड स्टेट सामान्य अवस्था में पहुंच जाता है। तो यह उत्सर्जित फोटोन को, जो कि ऊर्जा के रूप में निकली है, इस फोटोन कणों को हम गामा कण भी कहते हैं, और यह गामा पार्टिकल्स के उत्सर्जन से ही सामान्य अवस्था में या आ जाता है। और यह केवल ऊर्जा पार्टिकल है, और इसका कोई आवेश की मात्रा नहीं, यानी ये उदासीन होते हैं। और गामा कण के उत्सर्जन की आवृत्ति को कि कितने ऊर्जा की ये है, तो इसकी आवृत्ति के आधार प्लांक समीकरण के द्वारा इसकी ऊर्जा को बता सकते हैं। यानी ऊर्जा यदि हमें पता है तो यह हम इसकी वेवलेंथ या इसकी फ्रीक्वेंसी को हम बता सकते हैं प्लांक के नियम के आधार पर। तो डेल्टा ई जो है उत्तेजित व आद्य अवस्था में ऊर्जा अंतराल है डेल्टा ई, यानी उच्च ऊर्जा अवस्था और निम्न ऊर्जा अवस्था का ऊर्जा अंतराल। एच जो है वो प्लांक कांस्टेंट है, प्लांक नियतांक है, और न्यू इसकी आवृत्ति है। तो इस तरीके से किस आवृत्ति की यह गामा किरणें निकली है, विकिरण निकली है, ये हम जान सकते हैं। तो जो एक्स किरणों के समान ही यह गामा किरणें होती हैं या गामा कण होते हैं, इसके नाभिक के परमाणु क्रमांक और परमाणु भार में कोई परिवर्तन नहीं होता इसके उत्सर्जन के दौरान, और यह गामा कण का उत्सर्जन एक द्रव्यमान रहित शुद्ध ऊर्जा भी इसको कह सकते हैं। और यहाँ पे इसका कोई भार नहीं होता, यानी भार में कोई कमी या वृद्धि नाभिक में नहीं होती है, ना ही कोई परमाणु क्रमांक में परिवर्तन आता है। तो इसको इस अभिक्रिया नाभिकीय अभिक्रिया द्वारा समझ सकते हैं कि पॉजिट्रॉन और इलेक्ट्रॉन जो है, जब ये दोनों आपस में मिलेंगे तो यह दो गामा रेडिएशंस या गामा कण निकालेंगे, जिसमें इनका ये एक तरीके से आवेश रहित द्रव्यमान रहित जो है ऊर्जा के रूप में परिवर्तित हो जाता है। तो अल्फा बीटा गामा कणों का भेदन क्षमता जो है वो गामा की सबसे अधिक, उससे कम बीटा की, और उससे सबसे कम अल्फा की होती है। और आयनीकरण क्षमता जो है वो अल्फा की सबसे अधिक, बीटा की उससे कम, और गामा की सबसे कम होती है। तो यह क्रम एक दूसरे के विपरीत होते हैं। और फोटोग्राफिक प्लेट पर जब इसका अध्ययन किया गया, देखा गया, तो यदि कोई ऋणात्मक आवेश एक तरफ है और धनात्मक आवेश दूसरी तरफ है, तो जब दो आवेश के बीच में इनको रखा जाता है, जो कोई रेडियो एक्टिव मटेरियल रखने के और ऊपर एक फोटोग्राफिक प्लेट हो, तो यह जो ऋणात्मक आवेशित प्लेट है उसकी तरफ जो है अल्फा पार्टिकल जाएंगे, और जो धनात्मक आवेशित प्लेट है उसकी तरफ जो है बीटा पार्टिकल जाएंगे, क्योंकि बीटा पार्टिकल्स जो है वह ऋणावेशित हैं, इसलिए वह धनावेशित प्लेट की तरफ उनका आकर्षण बल हो जाता है, इसलिए थोड़ा मुड़ जाएंगे। और जो गामा पार्टिकल्स हैं वो बिल्कुल सीधे जाएंगे, इसलिए फोटोग्राफिक प्लेट के ऊपर ये पार्टिकल्स जो है अलग अलग दिशा में होंगे, यानी अल्फा और बीटा एक दूसरे के विपरीत दिशा में होंगे, और जो बिल्कुल सीधी दिशा में है रेडियोएक्टिव पदार्थ के
तो वह गामा कण है। अब है रेडियो एक्टिव पदार्थ की इकाई क्या है। जो रेडियो एक्टिवता है उसको किस तरीके से नापें, यानी कितने रेडिएशन पर सेकंड इसमें से निकलते हैं, उसके आधार पर, विघटन के आधार पर हम कितनी मात्रा में विघटन हो रहा है उसको कैसे नाप, उसको हम रेडियो एक्टिवता कहेंगे। तो जैसे क्यूरी जो वैज्ञानिक हैं उनके आधार पर इसकी इकाई क्यूरी रखी गई, क्यूरी बताई गई। तो वह उस क्यूरी किसके बराबर होगा, जैसे रेडियो एक्टिव पदार्थ की वह मात्रा जो 3.7 गुणा 10 की पावर 10 विघटन प्रति सेकंड की दर से हो, तो वह क्यूरी एक क्यूरी कहलाएगा। तो इस क्यूरी के अन्य रूप में मिली क्यूरी 1 MCI इज इक्वल टू 10⁻³ CI, और माइक्रो क्यूरी 1 माइक्रो क्यूरी जो है वो 10⁻⁶ क्यूरी के बराबर होगा। दूसरा इकाई है बेकेरल, बेकेरल BQ इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं, जो कि SI सिस्टम, जो मात्रा का मापने का सिस्टम है SI, उसके आधार पर उसमें इसको प्रदर्शित किया जाता है, जिसमें किसी भी रेडियो एक्टिव पदार्थ की वह मात्रा जो कि एक विघटन प्रति सेकंड की दर से विघटित होती है उसे एक बेकेरल कहते हैं। और अगली इकाई है रदरफोर्ड, रिएक्टिव, जिसको RD से सिंबल के आधार पर लिखा जाता है। रेडियो एक्टिव पदार्थ की वह मात्रा जो 10⁶ विघटन प्रति सेकंड की दर से विघटित होती है, तो वह एक रदरफोर्ड के बराबर होती है। तो ये इकाइयाँ अलग अलग वैज्ञानिकों के आधार पर और उनके विघटन की मात्रा के आधार पर, विघटन प्रति सेकंड के आधार पर इसको प्रदर्शित किया गया है। अब है प्राकृतिक और कृत्रिम रेडियो एक्टिवता। प्राकृतिक जो वह रेडियो एक्टिवता है जो कि सामान्य वातावरण में, सामान्य अवस्था में किसी भारी नाभिक का जो है विघटन स्वतः ही हो जाता हो और वो छोटे नाभिकों में और स्थायी नाभिकों में परिवर्तित हो जाता हो, जिसमें से अल्फा बीटा पार्ट और गामा पार्टिकल निकलते हैं, और यह उच्च ऊर्जा का उत्सर्जन इसमें से होता है। उसको हम प्राकृतिक रेडियो एक्टिवता कहते हैं। और यह रेडियो एक्टिवता जो है वह उससे छोटे स्थायी नाभिक बनते हैं। जैसे उदाहरण के लिए यूरेनियम श्रेणी, एक्टिनियम श्रेणी और थोरियम श्रेणी जो है आदि भारी नाभिक हैं, जिनके में अल्फा बीटा और गामा कणों के उत्सर्जन से जो है अंतिम जो नाभिक बनेगा, स्थायी नाभिक, वह लेड होगा, PB, जो कि छोटा स्थायी नाभिक होता है। यानी अस्थायी नाभिक से यह स्थायी नाभिकों में परिवर्तन स्वतः ही हो जाता है और इसमें से अल्फा बीटा पार्टिकल्स अपने विघटन दर से निरंतर निकलते रहते हैं जब तक कि वह पूर्ण रूप से अपने किसी अन्य स्थायी नाभिक में परिवर्तित नहीं हो जाए, जो कि अपेक्षाकृत छोटा होगा और स्थायी होगा। अब है कृत्रिम रेडियो एक्टिवता। कृत्रिम रेडियो एक्टिवता जो है वह है जो कि प्रयोगशालाओं में किसी प्रेरण के द्वारा, उत्प्रेरण के द्वारा या किसी अन्य विधि द्वारा प्रयोगशालाओं में ही बनाए जाते हैं, और जिनमें कृत्रिम रूप से रेडियो धर्मिता जो है वह उसको प्रेरित किया जाता है। और तो इसमें अल्फा पार्टिकल, बीटा पार्टिकल या अन्य उच्च ऊर्जा की किरणें, गामा रेडिएशन आदि इसमें जो है उससे बम्बार्डमेंट के द्वारा या उससे टकराकर यह नए कृत्रिम किसी नाभिक से टकराएगा तो यह किसी अन्य नाभिक में परिवर्तित हो जाए, जो कि रेडियो एक्टिवता की गुण को प्रदर्शित करते हैं। जैसे 13 एल्यूमिनियम 27 पर यदि अल्फा पार्टिकल 2He4 का बहुत तेज ऊर्जा से या बहुत तेज गति से इस पर टकराया जाए तो यह 15 फास्फोरस 30 यानी
P30 में परिवर्तित हो जाएगा और एक न्यूट्रॉन उत्सर्जित करेगा, और जो P30 होगा वह रेडियो एक्टिव विघटन के द्वारा सिलिकॉन में परिवर्तित हो जाएगा, जो कि 14Si30 है, और इससे एक पॉजिट्रॉन निकलेगा बीटा पार्टिकल की तरीके से, जो कि धनात्मक आवेशित होगा। तो ये धनात्मक आवेशित पार्टिकल जो होगा उसको हम पॉजिट्रॉन कहेंगे। तो इस तरीके से यहाँ पर कृत्रिम रेडियो एक्टिवता जो है वो पदार्थ बनाए जाते हैं, और इन कृत्रिम रेडियो एक्टिव पदार्थ का उपयोग जो है विभिन्न मेडिसिनल और उपयोग में इनको काम में लिया जाता है। रेडियो एक्टिव ट्रेसर भी के रूप में इनको काम में लिया जाता है। सन 1940 में परमाणु क्रमांक 92 से अधिक वाले कृत्रिम रेडियो एक्टिव तत्वों का कृत्रिम रूप से प्रयोगशालाओं में निर्माण किया गया, जिसे ट्रांस यूरेनियम श्रेणी भी कहा जाता है। तो यूरेनियम के बाद वाले हैं 92 यूरेनियम का परमाणु क्रमांक है। इसके बाद वाले जो है वह ट्रांस यूरेनियम श्रेणी कहा जाता है, ट्रांस यूरेनियम तत्व कहा जाता है, नाभिक कहा जाता है, जिनसे कि अन्य और कृत्रिम नाभिक जो है रेडियो एक्टिव नाभिकों का निर्माण किया गया। जैसे एक उदाहरण और है जिसमें बोरोन और 5 बोरोन 10 इसका परमाणु भार है, 5 परमाणु क्रमांक है, और का अल्फा पार्टिकल से जब तेज गति से टकराएगा तो यह 7n13 में परिवर्तित हो जाएगा और एक न्यूट्रॉन निकालेगा। 7n13 जो है वह अस्थायी है, और ये अन्य दूसरे नाभिक C13 में परिवर्तित हो जाता है, और जो C13 है वह काफी अधिक स्थायी है, और ये रेडियो एक्टिव N13 जो है वो रेडियो एक्टिव की भांति कार्य करता है, जबकि C13 जो है वो स्थायी कार्बन के तरीके से काम करता है, और इसमें एक पॉजिट्रॉन जो है वो मुक्त हो जाता है। यानी नाइट्रोजन 13 जो है वह C13 में परिवर्तित होगा तो परमाणु क्रमांक में 1 की कमी आएगी, और यह धन आवेशित कण होगा, जिसे हम पॉजिट्रॉन कहेंगे, और एक इसके परमाणु क्रमांक में कमी आ जाती है। तो इस तरीके से इसको कृत्रिम नाभिकों का या कृत्रिम रेडियो एक्टिव पदार्थों का बनाया जाता है, जो कि विभिन्न उपयोग में भी काम में लिए जाते हैं। सामान्यतः मेडिसिनल और ट्रेसर के रूप में, रेडियो एक्टिव ट्रेसर के रूप में इनको काम में लिया जाता है।